हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा प्रैक्टिस सेशन की सीरीज चल रही है जिसमें मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रही हूँ। अगर आगामी कोई भी आप एग्जाम देना चाह रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, किसी भी स्टेट का टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, यूजीसी नेट का दे रहे हो, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये सारे क्वेश्चन। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं 50, इस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन है, आज मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं 50 क्वेश्चन करा दूंगी। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी वीडियो को पसंद आए तो लाइक भी करना, अपने फ्रेंड में शेयर भी करना। तो आज स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखो, उपरोक्त में कौन यह नहीं मानता कि संप्रभुता विभाज्य, यानी एकल संप्रभुता की बात कौन करता है, कहने का मतलब ये है इसका। ठीक है, तो देखो लास्की, बार्कर, डुगवी और हॉब्स। तो हॉब्स एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात बोलते हैं, वो लेवियाथन को सारा कुछ देते हैं, सारा हक देते हैं। तो एब्सोल्यूट जो होता है संप्रभुता, जो विभाज्य नहीं होता, उसकी बात कौन करते हैं? हॉब्स करते हैं। इस चारों में से ऑप्शन हो जाएगा हॉब्स। अगला है, राजनीतिक शास्त्र में एकत्ववाद का अर्थ क्या है? तो राजनीतिक शास्त्र में एकत्ववाद का अर्थ होता है संपूर्ण शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित। ठीक है, एकत्ववाद का आप इसके शाब्दिक अर्थ से ही इसका अर्थ निकाल सकते थे। अगला है, समुदायों में राज्य का संप्रभु माना जाता है क्योंकि समुदायों में राज्य का संप्रभु माना जाता है, राज्य आकार में बड़ा होता है, राज्य के सदस्य संख्या अधिक होती है, राज्य का उद्देश्य महान होता है, राज्य के पास विधि निर्माण दंड देने की शक्ति होती है। तो थर्ड का आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राज्य को संप्रभु क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके पास सारी शक्तियां होती, विधि निर्माण दंड। ठीक है, आगे है संप्रभुता कानून के, और मैंने संप्रभुता से रिलेटेड भी एमसीक्यू करा रखी है। आप प्लेलिस्ट देखना, मैंने बहुत सारी जो है एमसीक्यू करा रखी है, साथ में मैंने थ्योरेटिकल पार्ट को भी पढ़ा रखा है। जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है उसके भी बहुत सारे पार्ट जो यूजीसी नेट में सिलेबस में है उसके हिसाब से मैंने करा रखा है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी मैंने करा रखा है। इसके अलावा मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अभी चल रहा है मेरा, अभी 2-3 क्लास उसमें और हैं। इसके अलावा इंडियन पॉलिटिकल थिंकर भी मैं करा रही हूँ, अभी तक मैंने 3-4 थिंकर को फिनिश करा। एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना आप। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर तो मैंने फिनिश ही करा दिया है। चलो आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पे। संप्रभुता कानून के नियंत्रण से रहित नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। तो सर्वोच्च शक्ति की बात कौन बोलते हैं? ये संप्रभुता कानून के नियंत्रण से रहित नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, ऐसा बोंदा बोलते थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुलवादियों के अनुसार राज्य की शक्ति का स्वरूप है, कैसा है? दमनकारी है, सर्वव्यापक है, निरपेक्ष है, सापेक्ष है? तो बहुलवादियों के अनुसार सापेक्ष है, इसका जो राज्य की शक्ति है सापेक्ष है। अगला है, संप्रभुता का व्यवस्थित सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? ठीक है, संप्रभुता का सबसे पहले व्यवस्थित सिद्धांत आपको दिए थे बोंदा। अगला, किसके विचारों में संप्रभुता के दार्शनिक विचार झलकती है? संप्रभुता के दार्शनिक विचार झलकती है। ऑप्शन है रूसो, वर्क, कांट और लेनिन। तो इसमें रूसो में दार्शनिक विचार झलकती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक जीवन एकाकी, दरिद्रपूर्ण, कलुषित, पशुवित और क्षणिक। ये काफी इंपॉर्टेंट कोटेशन है और कई बार एग्जामों में ऑलरेडी आ चुका है और आने की संभावना लगातार बनी हुई है, हॉब्स बोलते थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समझौता के सिद्धांत में सहमति की निरंतरता का विचार किसने दिया है? तो सहमति की निरंतरता का विचार लॉक ने दिया है। अगला है, लेवियाथन किसने लिखा? अब ये तो क्वेश्चन बताने लायक ही नहीं, आप लोग अगर सबको पता होगा, हॉब्स की है। अगला है, राजनीतिक जागरूकता को राज्य की उत्पत्ति में सहायक किसने ठहराया? राजनीतिक जागरूकता को किसने सहायक ठहराया है? तो विकासवादियों ने। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं है? वंश का, धर्म का, ईश्वरीय इच्छा का, विकास का?
तो जहाँ ऐतिहासिक सिद्धांत है तो वहाँ किसका नहीं है, ईश्वर की इच्छा का की चर्चा नहीं है। ऐतिहासिक सिद्धांत, इसमें ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगला है राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग संघर्ष है। राज्य की उत्पत्ति का कारण क्या, वर्ग संघर्ष है। तो वर्ग संघर्ष की बात कौन बोलते हैं, ये इनका कीवर्ड ही है, वर्ग संघर्ष, राज्य शोषण का यंत्र है। अगला, रूसो के राज्य दर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है। तो रूसो के राज्य दर्शन में जो सामान्य इच्छा, समान हितों की समान चेतना, ऑप्शन नंबर डी। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित तो बेंथम का है, बहुमत जनमत नहीं है, समान हित के समान चेतना, ऑप्शन नंबर डी। राज्य के सिक्के चलाने और डाक घर खोलने का कार्य भी नहीं करना चाहिए। राज्य को सिक्के चलाने और डाक घर खोलने की का भी कार्य नहीं करना चाहिए। ये बात किसने बोले हैं, ये बोले हैं आपके स्पेंसर बोले हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवाद सिद्धांत का समर्थन करके किया है। तो व्यक्तिवादी सिद्धांत का समर्थन किसने किया है, तो व्यक्तिवादी सिद्धांत का समर्थन आपको किए हैं स्वतंत्र व्यापार के पक्षधर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, राज्य केवल एक विषयक क्रियाओं के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका जेएस मिल। ठीक है, राज्य केवल एक विषयक क्रियाओं के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी। लोक कल्याणकारी राज्य का विचार किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रतीत होती है, तो किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है, तो पूंजीवादी के विरुद्ध। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लोक कल्याणकारी राज्य का नहीं है। देखो, वृद्धा पेंशन, रोजगार भत्ता, प्राकृतिक विपदा के समय मदद, श्रमिक संघ आंदोलन को प्रोत्साहित। अब ये ऑप्शन देखो, आपको तीनों इस एक टाइप का लग रहा है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, समाजवादियों के अनुसार राज्य का कार्य। तो समाजवादियों के अनुसार राज्य का कार्य क्या है, तो समाजवादियों के अनुसार जो राज्य का कार्य है वो समाज के उद्देश्यों और उत्पादन संचालित करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, राज्य के बढ़ते कार्यों के साथ स्वतंत्रता सीमित होती जाती है। राज्य के बढ़ते कार्यों के साथ स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, तो ऐसी जो वो है वो बोलते हैं व्यक्तिवादी, राज्य के कार्यों के साथ स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक अधिकार का प्रवक्ता कौन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक अधिकार का प्रवक्ता है, तो हॉब्स, लॉक। देखो, प्राकृतिक अधिकार का प्रवक्ता बोलेगा तो ये आपका लॉक हो जाएंगे। उन्होंने बोला था 3 तरह की स्वतंत्रता में प्रकृति में रहना। राइट ऑफ मैन किसकी बुक है, थॉमस पेन की, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, स्वतंत्रता का अर्थ है आत्म विकास की दशाएं, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है। ये भी कई बार आपने एग्जामों में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे तो कई बार ये आया, डी टॉकविले का ये वो कथन है। कानून की दृष्टि में समानता निम्नलिखित में से किसका आधार है, कानून की दृष्टि में समानता तो किसका है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुपातिक समानता, ऑप्शन नंबर बी। अगला, न्याय की अवधारणा का सबसे बाद में पैदा होने वाली अवधारणा है, तो ये सामाजिक और आर्थिक न्याय, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भाषण और लोक लेखन की अनियंत्रित स्वतंत्रता का विचार किसने किया है, भाषण और लेखन की अनियंत्रित, तो ये जेएस मिल बोलते ना कि पागलों को भी बोलने का, अगर दूसरे उससे प्रभावित नहीं हो रहे तो उसे भी बोलने का विचार कहीं से भी निकल सकता, कोई चीज सत्य नहीं, कोई भी बोल सकता, तो उसे मतलब बोलने की अनियंत्रित स्वतंत्रता देते, सबको बोलने का हक है। प्रजातांत्रिक सरकार का उदय कब हुआ है, तो प्रजातांत्रिक सरकार का उदय आपका हुआ है आधुनिक काल में, प्रजातांत्रिक सरकार का आधुनिक काल में। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रजातंत्र के लिए क्या आवश्यक है, लिखित संविधान, मूलभूत अधिकारों की घोषणा, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध निर्वाचन। लोकतंत्र है तो निर्वाचन जब तक नहीं होगा तो लोकतंत्र क्या है का। एक दलीय निर्वाचन क्षेत्र पर आधारित चुनाव का दोष क्या है, तो एक दलीय आधार पर चुनाव का दोष है आपका खर्चीला चुनाव। एक एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र पर आधारित चुनाव का है ये खर्चीला चुनाव।
अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा पक्षधर कौन था? तो अनुपातिक का सबसे बड़ा पक्षधर आपका ये थे, जे एस मिल थे। ये भारित मतों की भी बात बोलते थे कि जो पढ़ा लिखा उसकी वेटेज ज्यादा होनी चाहिए। प्रेस मिल को भी मैंने अपने चैनल पे करा रखा है फ्रेंड्स, अगर आपको मिल से संबंधित कुछ भी फैक्ट जानना है तो आप प्लीज चैनल पे चले जाना। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स करके प्लेलिस्ट बनी है, तो मैंने सारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जितने भी है यूजीसी नेट के सिलेबस में सारे मैंने कंप्लीट करा रखे। आप प्लीज़ जरूर जाके देखना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, क्योंकि जब तक आप थिंकर को एक बार पढ़ोगे नहीं ना तब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे। एक बार उसके थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ लोगे, फिर उससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो आप ना एलिमिनेट करके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं बोलती हूँ एमसीक्यू करना तो है, लेकिन अगर सिर्फ आप एमसीक्यू के भरोसे एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको एक बार अच्छे से थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ना होगा, फिर जाके आप एमसीक्यू भी करो। अगला, प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ है प्रेस के ऊपर सरकारी और गैर सरकारी दबाव ना हो। ऑप्शन नंबर बी। एक दलीय प्रणाली निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? तो एक दलीय प्रणाली का लक्षण है आपका सर्वाधिकारवादी राज्य, ऑप्शन ए। अगला है, दबाव समूह अपने हितों की प्राप्ति के लिए कौन से साधन का उपयोग नहीं करते हैं? तो चुनाव लड़ना, वो चुनाव थोड़ी लड़ते हैं। ये सब तो आप मतलब देखो एग्जाम में भी आप देखोगे, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, 5-6 क्वेश्चन तो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस हो, जो आप आज मतलब जो सराउंडिंग में आप देख रहे हैं उससे रिलेटेड होता है। तो ऐसा वो सब क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो आप ऐसे एलिमिनेट करके ले आओगे। जितना आप पढ़ोगे तो आपकी समझ विकसित होगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन, हाँ फैक्ट वाले क्वेश्चन के लिए तो बार बार रिविजन आपको करना ही पड़ेगा। विकासवादी राज्य में नौकरशाही का प्रमुख कार्य क्या है? विकासवादी में महत्वपूर्ण कार्य क्या है इनका? सरकार की विकासोन्मुख नीतियों का ईमानदारी से लागू करना। अगला है, राजनीतिक कार्यपालिका में परिवर्तन के साथ नौकरशाही को बदला नहीं जा सकता है। तो इसको बदला नहीं जा सकता है, यह अस्थाई है, क्योंकि यह अस्थाई है। ठीक है। अगला है, लोकतांत्रिक और तानाशाही का सार दलों के नैतिक जीवन में निहित है। तो ये जो कोटेशन जितने भी हैं उसको आप एक जगह लिख लो फ्रेंड्स। बहुत सारे एग्जामों में, खासकर आप यूपी के एग्जामों में बहुत देखो, सिजमेंड न्यूमैन का है ये, लोकतंत्र और तानाशाह शासन का सार दलों के नैतिक जीवन में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादियों का अंतिम ध्येय क्या है? तो मार्क्सवादियों का जो अंतिम ध्येय है वो क्या था? तो उनका अंतिम ध्येय था राज्य विहीन समाज की स्थापना। वो राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। सभी प्रकार के समाजवाद कम से कम ध्येय पर सहमत थे। जो सभी प्रकार के जो समाजवाद थे वो किस पे थे? तो वो थे श्रमिकों के कल्याण पे, क्योंकि वो श्रमिकों की ही बात करते थे। निम्नलिखित में कौन सा समाजवादी नहीं है? देखो, स्मिथ, जीडीएच कोल, सेंट साइमन, प्रोंदो। तो अब आप अगर ये हो जाएगा, समाजवादी नहीं थे ये, क्या बोलते हैं, एडम स्मिथ। अगला, उदारवाद में निम्नलिखित में से किसने विकास में सहायता पहुंचाई? उदारवाद में किसने विकास में सहायता पहुंचाई? तो पूंजीवाद ने, ऑप्शन ए। प्रारंभिक समाजवादियों की आस्था किसमें थी? तो प्रारंभिक जो समाजवादी थी उनकी आस्था थी आपको पूंजी के सुधार में, पूंजीवाद के सुधार में। प्रारंभिक जो समाजवादी थे, जिनको हम यूटोपियन समाजवादी भी बोलते हैं। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल तो आप पढ़े ही होंगे, किसकी रचना है? मार्क्स की रचना है। सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्स ने किस में विश्वास किया है? तो वो क्रांति में विश्वास करते हैं। फांसीवादी दर्शन का स्वरूप क्या है? तो फांसीवादी जो दर्शन है उसका स्वरूप सर्वाधिकारवाद है, ऑप्शन नंबर बी। उपयोगितावाद ने किस प्रकार के वातावरण पैदा किया है? तो ये सुधार का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सुधार की बात करते हैं। पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कविता पाठ, पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कविता पाठ। ये वेंथम है। ये देखो, वेंथम और मिल में क्या, दोनों ने उपयोगितावाद की धारणा दे। तो वेंथम है जो मात्रात्मक सुख की बात करते हैं, और वो हैं जो मात्रात्मक ये करते हैं, वो गुणात्मक सुख की बात करते हैं। आदर्शवादियों का ध्येय क्या है? आदर्श राज्य। तो ऑब्वियसली आदर्शवादियों का ध्येय क्या होगा? आदर्शवादी राज्य ही होगा, नहीं शक्तिशाली राज्य, सॉरी, हाँ आदर्शवादी नहीं, शक्तिशाली राज्य होगा, राज्य शक्तिशाली होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, गांधीवाद का महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत क्या है? तो गांधीवाद का महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत न्याय का सिद्धांत, ये हमने पढ़ा है। आर्थिक
की बात हो रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन किया। आगामी कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, अगर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप पीजीटी दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो, किसी भी स्टेट का, तो आपको ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। इसके अलावा आपको बहुत सारे कॉन्टेंट मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी देखना, आपके लिए काफ़ी है बेनिफिशियल रहने वाला है। तो फिर तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।